नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ कल किए हुए वादे पूर्ण बिंदु पर। कि हमने वादा किया था कल आपसे कि कल हम आपको संस्कारों के विषय में कुछ आपसे वार्तालाप करेंगे, संस्कारों के विषय में कुछ नवीन जानकारी देंगे और उन समस्त माता पिताओं को जिनके बच्चे इस समय बाल्यावस्था से गुजर रहे हैं या युवावस्था से गुजर रहे हैं, तो उनको सख्त आवश्यकता है कि वो संस्कारों के प्रति सचेत रहें और सचेतक रहें। तो आज का विषय है संस्कार किसे कहते हैं। सबसे पहले है संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अधिकांश से माता पिता संस्कार के शाब्दिक अर्थों को नहीं मालूम है, संस्कार कहते किसको हैं ये भी मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम है। भारतीय संस्कृति में पल्लवित और पोषित व्यक्ति यदि संस्कारों की व्याख्या को नहीं अपनाएगा, नहीं जान पाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं कुछ ना कुछ ऐसी अभी कमजोरी है हमारे लालन पालन में रह गई है, जिसको हम वर्तमान स्थिति को में रहते हुए यदि चाहें तो उसे प्रतिपूर्ति वर्तमान जो मेरा बिंदु है इसको पढ़ के, सुन के, अध्ययन करके कर सकते हैं और हम अपने बच्चों को, आने वाली संतति को संस्कारवान बना सकते हैं। इसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो मेरा आप सर्वप्रथम सभी जो दर्शक बंधु है, दर्शक दिगरा है, महान व्यक्तित्व हैं, तो उन सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुग्रह है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी मिलने वाले उनके इष्ट मित्र हैं सबको उसे शेयर करके सब्सक्राइब कराने के लिए कहें। चैनल का नाम है अमरलोक टीवी। तो सबसे पहले से है संस्कार शब्द का अर्थ। संस्कृत में कहते हैं संस्क्रियते अनेन, संस्कृत्य अनेन, जिससे कोई वस्तु संस्कृत, परिष्कृत, विमल या शुद्ध की जाती है उसे संस्कार कहते हैं। बड़ी सरल भाषा है। तो इस सरलता के अकॉर्डिंग मैं पुनः आपसे, ये पीछे गिरा लिया, बंद करो इसे, पुश कर लो, पुश करो, ये ऐसे। तो अभी मैंने क्या बताया आपके, जिससे कोई वस्तु संस्कृत, परिष्कृत, विमल या शुद्ध की जाती है उसे संस्कार कहते हैं। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। मनुष्य की नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तथा उसमें बल, वीर्य, प्रज्ञा और दैवीय गुणों के आविर्भाव के लिए शास्त्रों में संस्कारों का विधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति इन संस्कारों से ही द्विजत्व को प्राप्त करता है। द्विजत्व किसको कहते हैं? द्विजत्व कहते हैं जो व्यक्ति की जो यहाँ रहने की कल्पना है, जो ईश्वर के नजदीक जाने की आकांक्षा है, वहां तक जो सफर है उसका जाने का, उसे द्विजत्व कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने अभी आपको संस्कारों के विषय में बताया। संस्कारों की आखिर संख्या क्या है, कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जिन अभिभावकों को स्वयं ही संस्कारों के विषय में नहीं पता है, तो संस्कार की परिभाषा को यदि हमने अपने अंतर्निहित कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन विषय उठता है कि फिर संस्कार कौन कौन से होते हैं, संस्कारों की संख्या क्या है। तो संस्कार 16 होते हैं। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार कहते हैं उसे, जिसमें गर्भ धारण कराया जाता है। दूसरा पुंसवन संस्कार, जो गर्भिणी को, जो माता के उदर में बच्चे के 2 से 3 माह के अंतराल में होता है, उसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद में सीमांतोनयन संस्कार होता है। सीमांतोनयन संस्कार गर्भाधान की स्थिति में गर्भिणी के, जो माता के अंदर गर्भ उदर में पल रहा है, पोषित हो रहा है, उसके 6 से 7 माह के अंतराल में जब बच्चे की अवस्था हो जाती है उदर में, उस समय सीमांतोनयन संस्कार किया जाता है। सीमांतोनयन का बड़ा व्याख्या है। सीमांतोनयन संस्कार का विषय है कि जो व्यक्ति का जो महिला है, जो माता के रूप में विद्वान है, उसके उदर से वो गर्भ छीन ना हो, इसके लिए 6 से 7 महीने के अंतराल में सीमांतोनयन संस्कार। उसके बाद में जातकर्म संस्कार किया जाता है और जातकर्म संस्कार के बाद में नामकरण संस्कार किया जाता है। जब वो जन्म ले लिया उसने, तो जन्म लेने के बाद में नामकरण संस्कार हो गया।
इसी प्रकार निष्क्रमण संस्कार है, फिर अन्नाप्राशन संस्कार है। अन्नाप्राशन कहते हैं जो 5 से 6 महीने का जब बच्चा हो जाए तो उस समय जो अन्न खिलाया जाता है उसको, उसका अन्न का जो भोग लगाया जाएगा, उसको प्रथम बार जो अन्न ग्रहण करेगा उसे अन्नासन संस्कार कहेंगे। इसी प्रकार अगला है चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार के बाद में कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार का भी बड़ा व्याख्यान किया गया है। ब्राह्मण के बच्चे का यदि कर्णभेद संस्कार नहीं हुआ है, चाहे बेटा है या बेटी है, तो उसे देखना भी शास्त्र संगत तो ये बताया गया है कि उसे भी पाप लगता है जो देखता है ब्राह्मण के बच्चे को। तो कर्णभेद संस्कार संस्कारों में भी एक श्रेष्ठ संस्कार है। इसी प्रकार कर्णभेद के बाद में विद्यारंभ संस्कार होता है। विद्यारंभ का मतलब होता है कि विद्या का आरंभ, और उसके बाद में होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को हम हिंदी में अगर जो बिल्कुल सरल भाषा में बताएं, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है? यज्ञोपवीत संस्कार जो जनेऊ धारण किया जाता है, उस जनेऊ धारण को ही यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, और इसे शास्त्रीय भाषा में उपनयन संस्कार कहा जाता है। इसी प्रकार वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार वेदों का जिस समय आरंभ किया जाता है, और उसी के बाद में फिर केशांत संस्कार। केशांत संस्कार के बाद में समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के बाद में विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार के बाद में जो भी तुम गृहस्थ भोगोगे, गृहस्थ के बाद में फिर कोई संस्कार का अनुपालन नहीं। ये 15 संस्कार मैंने बताए, और 16वां संस्कार केवल अंत्येष्टि संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होगा। तो इस प्रकार ये 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों के बाद में 16 संस्कारों के बाद में इन 16 संस्कारों को हम लोग, तो 16 संस्कारों के बाद में अंत्येष्टि संस्कार के बाद में अगर बात करें हम संस्कारों के प्रकार का, तो 16 संस्कार हुए, लेकिन 16 संस्कारों को जो विद्वान जन हैं हमारे, उसमें उन्होंने उसको पार्टों में तोड़ दिया है, विभक्त कर दिया है। कैसे विभाजित किया है कि इनको 5 विभागों में विभाजित कर दिया, 5 भागों में। पहला भाग जैसे प्रागजन्म संस्कार। प्रागजन्म संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? जो अभी मैंने 16 संस्कार बताए हैं, उनमें से 3 संस्कार ये प्रागजन्म संस्कार में आ जाते हैं। उन विद्वान जनों के अनुसार कौन कौन से हैं? गर्भाधान संस्कार हो, पुंसवन संस्कार हो, सीमंतोन्नयन संस्कार हो। और थोड़ी सरल में भाषा में समझा दूं आपको, तो इसमें जो तीनों संस्कार हैं, ये जो माँ के उदर में जिस समय गर्भ माँ के उदर में पल्लवित और पोषित हो रहा है, तो उसको केवल प्रागजन्म संस्कार, जो संस्कारों का भाग प्रथम है, वो कहे जाएगा, उसमें आएंगे। उसके बाद में बाल्यावस्था का संस्कार। बाल्यावस्था के संस्कार कौन कौन से हैं? जातकर्म संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, निष्क्रमण संस्कार हो गया, अन्नाप्राशन संस्कार हो गया, चूड़ाकरण संस्कार हो गया, कर्णभेद संस्कार हो गया। कर्णभेद तक किसमें आएंगे? बाल्यावस्था के संस्कार में आएंगे, बाल्यावस्था में आएंगे। उसके बाद में शिक्षा संबंधी संस्कार, तीसरा बिंदु है इसका, शिक्षा संबंधी। शिक्षा संबंधी संस्कारों में कौन कौन से हैं? विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार। और ये समावर्तन संस्कार, तो कितने संस्कार हो गए? ये 5 संस्कार, 5 इसमें आएंगे तीसरे में, और चौथे में विवाह संस्कार, और 5वें में अंत्येष्टि संस्कार। ये कुल 16 संस्कार हैं जो हमारे विद्वान जनों द्वारा इन 16 संस्कारों को 5 भागों में अलग अलग विभक्त करके बताया गया है। तो इस प्रकार मेरा मानना है कि आपको 16 संस्कारों के विषय में पूर्ण अनुमान और अवगत आप निश्चित रूप से हो गए होंगे। तो मेरा कहना है उन समस्त दर्शक बंधुओं से, उन समस्त माता पिताओं से, उन समस्त विद्वान जनों से, महान व्यक्तित्वों से, कि जो 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 भारतीय संस्कृति में पल्लवित पोषित हमारी नवीन पीढ़ी है, उनको संस्कारों को जरूर पढ़ाएं। उन संस्कारों के साथ साथ नैतिक शिक्षा निश्चित रूप से उनको सिखाई जानी चाहिए। तो इन संस्कारों के साथ साथ यदि हम संस्कार समाहित कर दें बच्चे के मन और मस्तिष्क में, तो नैतिकता अपने आप आ जाएगी। वही सब आपको तीनों जो हमारे सतयुग हैं, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों का जो कार्यकाल है,
जो उसकी जो और वर्तमान कलयुग की जो आपसी विषमता है, तो निश्चित रूप से वो समकूलता में स्थापित हो जाएगी। और हमारा बच्चा जो भी नई संतान में, नवीन जन्म में, नवीन जीवन में जो विकसित होना चाहता है, वो इन संस्कारों को, नैतिक शिक्षा को लेकर के, जहाँ तक मेरा मानना है, तो वो सद्भावी, समभावी, सहयोगी और सौहार्दी अपने जीवन का कार्यकाल स्थापित करेगा, बनेगा। तो ये मेरा आपसे विनम्र अनुग्रह है कि बच्चों को संस्कार जरूर दें। उन्हें कोई पैसे वैसे की कोई इच्छा नहीं है, उन्हें कोई किसी चीज़ की देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल केवल यदि आप देना है आपको, तो उन्हें संस्कार दीजिए। तो संस्कार में पल्लवित, पोषित, पुष्पित वो निश्चित रूप से एक नवीन इतिहास रचने के लिए अग्रसर होगा, जिसमें मेरे माता जो पिता हैं जो बच्चे के, उनको भी नाम जग में रोशन करेगा, ये मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उनसे समस्त पुनः करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि हम कल जो अगला टॉपिक लेंगे, हमने 2 टॉपिक ये जनरल कानून से हटके वार्तालाप किया, कानून से हटके हमने प्रस्तुत किए। तो कल को हमारा जो कंज्यूमर कोर्ट है, उपभोक्ता फॉर्म है, तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कंज्यूमर आयोग पे चर्चा करेंगे, इसका गठन पे चर्चा करेंगे, इसके अधीन आने वाले जो वाद हैं, सूट हैं, उस पे चर्चा करेंगे। और एक चर्चा हम विशेष इसी पे करेंगे। हम 2 पार्टों में इसको कोशिश करेंगे हम इसको आप लोगों तक पहुंचा दें, 2 भागों में। और इसमें कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, इसमें कौन कौन लोग कंज्यूमर होते हैं, उन सब लोगों की, कंज्यूमर उपभोक्ताओं की मैं पूरी डिफाइन परिभाषित करते हुए मैं कोशिश करूँगा इन्हें माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो इनके द्वारा प्रतिपादित विधान रूलिंग्स से आपको अवगत कराते हुए मैं अपने समस्त विद्वान अधिवक्ता जनों एवं प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के लिए विशेषकर आग्रह करूंगा कि कल का टॉपिक बड़ा विशेष होगा। तो सब लोग अपना निश्चित रूप से उसे देखें और देख करके उसे लाभ अर्जित करते हुए कंज्यूमर कोर्ट में आम आवाम को, आम उपभोक्ता इत्यादि को लाभ पहुंचाएं, उनका मदद करें, सामाजिक स्तर से, आर्थिक रूप से और कानूनी रूप से उनकी मदद करेंगे। तो यही शब्दों के साथ नमस्कार।